हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था एटम्स। अब चलते हैं एटम्स के सेंट्रल कोर में, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन यहाँ पे कवर होने जा रहे हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये बढ़िया सी स्लाइड्स का पीडीएफ चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली टर्म यहां पे आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उसको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। समझ गए? एटॉमिक नंबर, किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक एलिमेंट की यूनिकनेस है। मतलब why carbon is different from sodium और sodium is different from magnesium, magnesium is different from calcium, because इन सब के एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे। सोडियम का 11 है तो उसमें 11 होंगे, मैग्नीशियम का 12 है तो उसमें 12 होंगे, कैल्शियम का 20 है तो उसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होंगे। तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z सिंबल से। मास नंबर, मास नंबर का मतलब है वो नंबर जिसकी वजह से न्यूक्लियस का मास है। देखो, पूरे एटम में 3 मेजर पार्टिकल्स हैं, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। पूरे एटम में 3 मेन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत कम होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बचा क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर को मास नंबर कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि उन पार्टिकल्स का नंबर जिनकी वजह से एटम का एंड हेंस न्यूक्लियस का मास है। भाई देखो, न्यूक्लियस के बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने इग्नोर कर दिया। यानी एटम का जो मेनली जो मास है वो किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो तरह के हैवी पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है उसे क्या बोला जाता है? मास नंबर। और मास नंबर को डिग 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 ए से डिनोट करा जाए। ठीक है, अब आप सोचो, एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर है A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बना मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब A माइनस Z। न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास, मतलब न्यूक्लियस का मास। मास नंबर नहीं, मास नंबर तो सिंपली वो नंबर हो गया कि टोटल कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उनका कुछ टोटल मास भी तो होगा। सो दैट टोटल मास इज कॉल्ड मास नंबर। और न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड क्या होता है? जैसे आप इस तरीके से लिखते हो ना, आप हमेशा से लिखते आ रहे हो। जैसे आप सोडियम को लिखोगे 1123, या फिर आप मैग्नीशियम को लिखोगे 1224, तो यहां पे आप नीचे क्या लिखते हो? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखते हो? मास नंबर। तो ये पूरा जो बनता है ना सिंबल, इसको बोला जाता है न्यूक्लाइड। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट का सिंबल रहता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर रहता है, यहाँ पे मास नंबर रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आपको पता होनी चाहिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अब हाइड्रोजन है तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन प्रोटियम का मास नंबर भी 1 है, यानी उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है, यानी एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और ट्राइटियम का 3, यानी एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो आपके आइसोटोप्स हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उनमें सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इसलिए एटॉमिक नंबर उनका सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। आइसोबार्स उल्टा कर दो। आइसोटोप्स क्या आते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या हो गए? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हुए ना। तो ये आइसोबार के एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। देखो, हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 3, हीलियम का भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर है 3, और ये दोनों मिला के आइसोबार्स हो गए, क्योंकि इनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फिर यहां पर क्लोरीन और सल्फर का एग्जांपल है 3737, कैल्शियम और आर्गन का एग्जांपल है 40 30, नहीं भाई, ये भी 40 ही है।
आइसोटोन्स, आइसोटोन्स उन स्पीशीज को कहते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन का ये वाला एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, मास नंबर है 37, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 37 माइनस 17 दैट इज 20। पोटेशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 39 माइनस 19 दैट इज 20। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है आइसोटोन्स। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब कि देखो बच्चों, अब एटम का मास कैसे मेजर किया जाए? एटम का मास है बहुत कम, तो एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जैसे बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है, आप जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस आप लाइट ईयर में मेजर करते हो, आप चाहो तो उसको किलोमीटर में मेजर कर लो, चाहे मीटर में मेजर कर लो, लेकिन वो फिजिबल नहीं रहेगी ना यूनिट, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस है। तो बेटर है कि उसके लिए कोई ऐसी यूनिट चूज करी जाए, बड़ी यूनिट है ना, जो इजी रहे वहां पे मेजरमेंट के लिए। इसी तरीके से आप चाहो तो एटम्स के मासेस को केजी में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन केजी में मेजर करने से ज्यादा बेटर है कि आप कोई ऐसी यूनिट बना लो छोटी, जिसमें आपको एटम्स का मास मेजर करने में आसानी हो। हमने वो यूनिट बनाई हुई है एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1 एएमयू क्या है? जो कार्बन 12 एटम है उसके 1/12 मास को 1 AMU बोलते हैं। दिस इज 1/12 ऑफ दिस। 1/12 ऑफ दिस विल बी 1.67 into 10 raised to power -27 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम छोटे पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स का, न्यूक्लियस का, सबका मास हम लोग AMU में मेजर करेंगे। यहां पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं AMU में, विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। AMU में दे रखा है और फिर इस कन्वर्जन से, AMU और kg के इस कन्वर्जन से उनको kg में कन्वर्ट किया हुआ है। आप ये रिजल्ट्स याद रखो, आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। एटम्स के मास को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। डिटेल में अपने को जाना नहीं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के साइज का। देखिए कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है कि जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा मैं इसको बॉक्स में डाल दूं। जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मास नंबर 8 गुना हो गया, एक आपके पास न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है A, फिर एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है उसके 8 गुना ज्यादा, 8A, तो क्या होगा? 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 8 गुना ज्यादा है उसका रेडियस 2 गुना ज्यादा होगा। 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, तो रेडियस इज क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिकॉज सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो A के प्रोपोर्शनल होगा ना यार। A मतलब क्या है? मास नंबर, कि उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है। ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटॉन्स और ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा। तो न्यूक्लियस को अगर मैं स्फेरिकल मान लूं तो उस स्फीयर का जो वॉल्यूम 4/3 πr³ है वो A के प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर वो A के प्रोपोर्शनल होगा और 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो उधर जाके सब कांस्टेंट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि R जो है, जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल r लिखा है, कैपिटल R लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, ये रेडियस ही है। which is proportional to the cube root, right? अगर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई है ना, देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप लिख लो। दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2, एक का एटॉमिक मास है A1, एक का मास नंबर है A2। तो ये वाला अपना फॉर्मूला आप यूज कर लेना। दोनों के आपको मास नंबर दिए हुए हैं, एक का रेडियस दिया है तो दूसरे का रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा दूं तो यहां पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। दिस R0 इज द कांस्टेंट। R0 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर को फेम्टोमीटर यानी FM या फर्मी भी बोला जाता है। सो दिस इज 1.2 फेम्टोमीटर और 1.2 फर्मी। R0 को कहा जाता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। अब जरा न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाली जाए। देखो अगर मैं मान लूं कि एक न्यूक्लियन का मास m है, अभी पीछे बताया ना न्यूक्लियन मतलब क्या,
प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, है ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ए हैं और एक न्यूक्लियन का, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा डिफरेंट तो है, बट वो डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसको हम इग्नोर कर दें, तो हम ये मान लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है तो उसको हम m मान लें, और a टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस का मास हो गया ma, न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, और r की जगह r0 a की पावर 1/3 लिखा, जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला निकाला, ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे r0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाला मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे a से a कट गया, सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जहां बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमको पता लगी कि जितने भी पैरामीटर्स यहां बचे, देखो a तो कट गया, तो जितने भी पैरामीटर्स बचे वो न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई बदलेंगे नहीं, चाहे आप हीलियम का न्यूक्लियस ले लो, चाहे आप सोडियम का ले लो, चाहे पोटेशियम का ले लो, चाहे कैल्शियम का ले लो, सबकी डेंसिटी यही आएगी, बिकॉज सबके लिए 3 सेम होगा, 4π सेम होगा, r0 सेम होगा, m सेम होगा, सबकी डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स्ड है, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन दे देते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दीज टू न्यूक्लियाई, वन हैविंग मास नंबर 25, वन हैविंग मास नंबर 125, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे m क्या है, एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपको न्यूक्लियस की डेंसिटी मिलेगी 2.30 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा वैल्यू है ये। 1 मीटर क्यूब का अगर आप एक ऐसा मटेरियल ले लो जो सिर्फ न्यूक्लियस से बनाओ, देखो भाई हम सब तो एटम से बने हैं, आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बनी है, और एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है, इसलिए हम सब की डेंसिटी बहुत कम है, हम हल्की हैं चीजें सारी। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल होता जो एटम से ना बनके सिर्फ न्यूक्लियर मैटर से बना होता, सब सिर्फ न्यूक्लियस होता, उसमें एटम्स होते ही ना, तो उसका 1 मीटर क्यूब का पीस इतना होगा, 1 मीटर क्यूब का पीस, 1 मीटर क्यूब का पीस 2.30 इंटू 10 की पावर 17 किलो का होता, इतना सा पीस, इतना हैवी होता। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। दिस डेंसिटी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर। तो सवाल यह है कि न्यूक्लियस के अंदर इतने ज्यादा टाइटली ये न्यूक्लियॉन्स कैसे पैक्ड है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियॉन्स इतना टाइटली कैसे पैक्ड है। भाई न्यूक्लियस बना किससे है, न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, उनके बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो या तो इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन्स वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यार इतने सारे पार्टिकल्स जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो इतने डेंसली पैक हो कैसे गए, ये चीज हमने समझनी। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बच्चों, एक तो देखो हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिस फोर्स की वजह से, वो कूलम्बिक फोर्स है, और वो जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, जो चार्ज पे डिपेंड करती है। लेकिन हमने ऐसा देखा कि जब पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, यानी कि जब उनके बीच की दूरी फेम्टोमीटर में आ जाती है, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर, यहां 2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, अगर वेट लेट मी हैव सम वाटर। उनके बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर हो जाए, या 2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर हो जाए, यानी कि 1 फेम्टोमीटर हो जाए, 2 फेम्टोमीटर हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा 3 फेम्टोमीटर हो जाए, यानी बहुत पास आ जाए पार्टिकल्स। तो क्या होता है, ऐसा हमने देखा कि क्या होता है कि उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो खत्म होने लगती है, और उनके बीच में एक नई तरह की फोर्स आने लगती है जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। इट इज almost 100 times stronger than the electromagnetic force and 10⁻38 times stronger than
द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सोचो ये दो प्रोटॉन्स हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो जैसे हम इनको पास लेकर आए तो ये तो जब और पास आएंगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा रिपेल करेंगे। आप बहुत मुश्किल से इनको पास लेके आए, लेकिन जब आप बहुत पास इनको ले आए, जब इनके बीच का डिस्टेंस 2 फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर हो गया, तब अचानक पता क्या होगा, ऐसे तब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाएगी और एक नए तरह की फोर्स शुरू हो जाएगी जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक हो सकते हैं, बिकॉज वो जो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं, वो न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में भी है, ये प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। It is the strongest force of nature. It is 10 raised to power 38 times stronger than the gravitational force. It is a short range force. शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि बहुत कम दूरी पे होने चाहिए पार्टिकल्स तभी एक्ट करेगी। जैसे कि मैंने बताया 2 फर्मी का डिस्टेंस हो, 1 फर्मी का डिस्टेंस हो, 3-4 फर्मी के डिस्टेंस से ज्यादा पे तो ये वैनिश ही हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज 0.8 फेम्टोमीटर, और सबसे ज्यादा ये कब होती है, जब 0.8 फेम्टोमीटर का डिस्टेंस हो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में। अगर उनके बीच में डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो तो भी ये वीक होती है, अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम हो तो ये तो बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन। देखो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। आप जानते हो कि जैसे जैसे फोर्स स्ट्रांग होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगती है। तो यहां पे जरा आप देखो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 थी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स वाज मोर देन 3 से थोड़ा कम आते आते लगभग यहां पे जब और पास आए, ये डिस्टेंस रह गया 2 फेम्टोमीटर, ये डिस्टेंस रह गया 1 फेम्टोमीटर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटने लगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, बिकॉज अब यहां पर न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग होने लगी, और ये रहा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस विच इज 0.8 फर्मी। इस जगह पे आके जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस इतना हो गया तो उनके बीच की फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। और अगर डिस्टेंस इससे भी कम जाएगा, अब भाई पार्टिकल्स एक दूसरे में घुस तो नहीं सकते ना, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस पे आने पे फोर्सेस रिपल्सिव होंगी ही होंगी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे में घुस तो नहीं सकते। तो जब आप 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे पार्टिकल्स को, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, जो आप यहां पे देख रहे हैं। और इस पॉइंट तक आते आते ये एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगी, और पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव हो जाए अगर पोटेंशियल एनर्जी, तो आप समझ सकते हो कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। और ये वाला जो लाइन है ये 0 का लाइन है ना, ये इसके ऊपर चली गई यानी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, बता दिया। न्यूक्लियर फोर्सेस शो सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ अपने एक न्यूक्लियन है ना, वो सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियंस पे ही न्यूक्लियर फोर्स डाल सकता है, वो अपने से दूर वालों पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं डाल सकता। मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो बच्चों सवाल अब हमारा एक और आ गया है दिमाग में, हमारे दिमाग में सवाल ये आ गया है कि जो न्यूक्लियस है वो बन कैसे रहा है। मतलब जैसे अभी मैंने एक डेमो करके दिखाया जिसमें मैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पकड़ के पास ला रहा था, मतलब मैं प्रोटॉन्स को पकड़ के पास ला रहा था। तो हमारा सवाल ये है कि जब प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस 3 फेम्टोमीटर से ज्यादा होता, तो वो पास आएंगे ही क्यों भाई? वो पास आएंगे ही क्यों? वो पास आएंगे, अपना डिस्टेंस 3 फेम्टोमीटर से कम करेंगे, तब जाके तो ना न्यूक्लियस बनेगा, लेकिन वो पास आएंगे ही क्यों? उसका हमको यहां पे कारण मिलेगा। बच्चों जितने भी स्टार्स हैं उन स्टार्स में एक रिएक्शन हो रहा है विच इज न्यूक्लियर रिएक्शन।
और आप जानते हो जैसे हमारा सन भी एक स्टार है, तो जिसमें कितनी ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है 1 सेकंड में, है ना। तो देखें जरा ये सब कहानी क्या है। तो बच्चों हमने ऐसे देखा, आपने एक इक्वेशन तो बहुत सुनी होगी, सबने सुनी होती है, बहुत ही ज्यादा फेमस इक्वेशन है। जब भी मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि क्या आपने ये इक्वेशन सुनी है, तो वो कहते हैं बिल्कुल सुनी है, क्योंकि बहुत फेमस इक्वेशन है भाई, सबने ही सुनी है। फिर मैं कहता हूं अच्छा इस इक्वेशन का मतलब बताओ, तो 90% बच्चों को नहीं पता होता। हो सकता है आपने भी, आप में सबने, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबने इस इक्वेशन को सुना होगा, लेकिन मतलब अगर पूछे तो आप में से भी 90% को पता नहीं होगा। बच्चों ये इक्वेशन ये कहती है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। आइंस्टाइन ये कहता है कि भाई मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठेगा कि अच्छा ठीक है, कितना मास हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो वो कहता है कि भैया ये रही एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg मास लो, m को अगर मैं लू 1 kg और c यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है, तो c स्क्वायर कितना होगा, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी आएगी जानते हो, यहां पे मैंने 1 रखा, यहां पे ये वैल्यू रखी, सो वी विल गेट एनर्जी 9 × 10⁻16 जूल, विच इज वेरी 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 हाई। पर ये एनर्जी मिलेगी कैसे? सवाल ये है कि ये जो 1 kg मास है ना, आपको इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब समझते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैंने एक 1 kg का पीस दिया और आप इसको हैमर से तोड़ने लगे और आपने उसको उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग कर दिया, उसका एक एक एटम अलग कर दिया, आपको दिख भी नहीं रहा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ पीसीस में ब्रेक कर दिया है, एग्जिस्टेंस अभी भी उसका है। यहां पे बात हो रही है डिस्ट्रॉय करने की। अगर m मास डिस्ट्रॉय होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब सवाल है कि मास डिस्ट्रॉय हो कैसे? बच्चों मास डिस्ट्रॉय होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। मास डिस्ट्रॉय होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जब न्यूक्लियॉन्स पास आते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पास आए, पास कैसे आए? जब यूनिवर्स बना था ना, तो एलिमेंट्स नहीं बने थे, स्टार्टिंग में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के, एक इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन को पकड़ के उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो ये आपको मिले हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन और क्या है? हाइड्रोजन सबसे सिंपल एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हवा में ऐसे प्रोटॉन्स बिखरे पड़े थे, हवा में इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े थे, तो एक एक प्रोटॉन को पकड़ के इलेक्ट्रॉन ने उसके अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर दिया और ये बन गया एलिमेंट हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा अवेलेबल था यूनिवर्स में, अभी भी है, कि वो हाइड्रोजन के एटम्स अपनी म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से पास आने लगे, पास आने लगे, और पास और पास और पास और पास और पास, और इतना ज्यादा एक डेंस क्लाउड बन गया, एक हाइड्रोजन का इतना ज्यादा डेंस क्लाउड बन गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने लगा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। टेम्परेचर बढ़ते 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 10⁻7 केल्विन हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। तो इतनी एनर्जी आ गई इन पार्टिकल्स में कि ये बहुत ज्यादा पास आ गए एक दूसरे के, और जब ये बहुत ज्यादा पास आए तो इन्होंने अपनी एनर्जी और बढ़ाई। जानते हो कैसे बढ़ाई? इन्होंने अपना मास डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, और जब इनका मास डिस्ट्रॉय हुआ तो E = mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज हुई। आप सोचो, इतने सारे मात्रा में आपके पास यहां पे प्रोटॉन्स अवेलेबल है, और जब वो जुड़ेंगे, अपना मास उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, अपना मास डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूज करके वो पास आए और दो प्रोटॉन्स आपस में जुड़े। देखो, जब प्रोटॉन, मैं कह रहा हूं मास डिस्ट्रॉय किया प्रोटॉन ने, तो ये नहीं कि पूरा एक प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो गया, हर प्रोटॉन ने थोड़ा थोड़ा मास डिस्ट्रॉय किया, तो रहा तो वो प्रोटॉन ही। और जब वो इतनी एनर्जी उनके पास आ गई कि इस एनर्जी की वजह से उन्होंने अपने बीच की कूलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम कर लिया और पटक वो जुड़ने लगे। और न्यूट्रॉन्स के साथ भी यही हुआ, न्यूट्रॉन्स भी फिर उनमें आके जुड़ने लगे, तो हैवियर एलिमेंट्स का निर्माण शुरू हुआ। यानी कि जो स्टार्स हैं वो क्या हैं, वहां पे हैवी एलिमेंट्स बन रहे हैं, है ना। वहां पे क्या हुआ कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़ रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े तो 2 प्रोटॉन वाला एलिमेंट बना, यानी हीलियम बना। फिर हीलियम प्रोटॉन्स के साथ जुड़ा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हैवियर एलिमेंट्स बनने लगे। तो जितने भी हैवियर एलिमेंट्स इस वक्त यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, एक्चुअली में वो सारे किसी न किसी स्टार में बने हैं। और ये जो स्टार्स लगे हुए हैं ना, ये एक तरीके से फर्नेसेस हैं, भट्टियां हैं हैवी एलिमेंट्स बनाने की। और कितनी हैरानी की बात है कि हम लोग जो है, हमारे अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं,
हमारे आसपास वो सारे एलिमेंट्स हैं, हमारे आसपास हमारी बॉडी कार्बन से बनी है, तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, हमारी बॉडी में आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ये सारे हैवी एलिमेंट्स कहां बनते हैं? स्टार्स में बनते हैं। तो कितनी हैरानी की बात है कि मेरी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर पहले पता नहीं किसी दूर के तारे में बने होंगे, और वो सारी चीजें मैं कैरी करके अपने साथ घूम रहा हूं। तो बेसिकली मैं तो हूं ही नहीं ना, मैं तो एक एटम्स का कलेक्शन हूं, और मैं नहीं रहूंगा तो ये एटम्स तो तब भी रहेंगे, किसी और की बॉडी में चले जाएंगे। तो सोचो, हमें तभी तो यूनिवर्स और ये स्टार्स अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यार हम उनका पार्ट है। ये मेरी पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो स्टार की किसी भट्टी में बने थे बहुत अरबों खरबों साल पहले, ठीक है, और वही मैं लेकर घूम रहा हूं। और सोचो कि अर्थ क्रस्ट, हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स आते कहां से, मेटल्स आते कहां से, अर्थ क्रस्ट से आते हैं, एल्यूमिनियम वहां से, आयरन वहां से, गोल्ड वहां से, सिल्वर वहां से। लेकिन अर्थ के अंदर एलिमेंट्स तो नहीं बनते, एलिमेंट तो स्टार्स में बनते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि यार स्टार किसी ना किसी, अर्थ किसी ना किसी स्टार का पार्ट रहा होगा ना। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम वापस अपने इस डिस्कशन पे आ जाएं कि जब न्यूक्लियस बनता है तो जो न्यूक्लियॉन्स जुड़े हैं ना, वो अपना थोड़ा थोड़ा मास डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उस एनर्जी को यूज करके वो न्यूक्लियॉन्स पास आके जुड़ते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं। ये मेन कहानी है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस बना है, उस न्यूक्लियस का जो मास होगा, उस न्यूक्लियस का जो मास होगा वो उन न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से हमेशा कम होगा जिनसे जुड़ के वो बना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस बना है 5 प्रोटॉन से और 5 न्यूट्रॉन से, ये पास पास आ रहे हैं, ये जुड़ेंगे और न्यूक्लियस बनेगा। अब मैं मान लूं कि इन सब का मास 1 यूनिट है, फॉर एग्जांपल लेट अस से इन सब का मास 1 यूनिट है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल मास कितना होना चाहिए? 10 यूनिट होना चाहिए जो न्यूक्लियस बने। पर हम क्या पाएंगे कि जो टोटल मास होगा न्यूक्लियस बनने के बाद वो 10 यूनिट से कम होगा। तो जो बाकी का मास गया वो किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में, और उसी एनर्जी को यूज करके ये पास आए। उस एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है इनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो और जो मास डिस्ट्रॉय हुआ ना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मास डिफेक्ट, जिसको निकालना बड़ा आसान है। देखो बच्चों, अगर mp जो है वो 1 प्रोटॉन का मास है और mn जो है वो 1 न्यूट्रॉन का मास है, तो टोटल मास कितना था न्यूक्लियस के बनने से पहले? z इंटू mp, क्योंकि z प्रोटॉन्स थे, और a माइनस z इंटू mn, क्योंकि a माइनस z न्यूट्रॉन्स थे। तो ये टोटल मास था न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले। और मान लो जो न्यूक्लियस बना है उसका मास है m, तो मास डिफेक्ट डेल्टा m क्या हुआ? टोटल मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस माइनस टोटल मास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा मास डिफेक्ट हो गया। अब ये जो मास डिफेक्ट है ये आपका AMU में आएगा। फिर आप इस AMU को कन्वर्ट करना kg में और c² से मल्टीप्लाई करना, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब हमें हर बार ये स्टेप फॉलो करना ही है कि AMU से कन्वर्ट करना है और c² से मल्टीप्लाई करना है, AMU में कन्वर्ट, AMU से kg में कन्वर्ट करना और c² से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये स्टेप पहले ही करके रख लिया। और हमको ये पता चला कि जब भी 1 AMU मास डिस्ट्रॉय होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी जब एक AMU मास डिस्ट्रॉय होगा। तो आपने सिंपली ये करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका मास डिफेक्ट आएगा AMU में, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और आपको मिल जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद आपको निकालनी होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको मास नंबर से डिवाइड करना होगा। ऐसा हमको क्यों करना है बच्चों? देखो, जिस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। साइंस का सिंपल सा रूल है कि जब चीजें बनती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब उन्हें तोड़ना होता है तो उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी होती है।
अब चीज ये ए बनी है तो 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई, बी के बनने पे 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई। ए को तोड़ना होगा तो 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, बी को तोड़ना होगा तो 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी चीज हुई? बी, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। तो बाइंडिंग एनर्जी ये जो हमने निकाली है ये वही तो एनर्जी है कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये देख के तुम्हें पता चलेगा जो कि न्यूक्लियस बना है वो कितना स्टेबल है। लेकिन यहां पे हम एक गलती कर सकते हैं। मान लो एक न्यूक्लियस तो 10 न्यूक्लियन से बना है और एक न्यूक्लियस 50 न्यूक्लियन से बना है, इसके फॉर्मेशन पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। तो ये 50 न्यूक्लियन से बना है तो इसके फॉर्मेशन पे कम से कम 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो तब जाके ये इसकी स्टेबिलिटी इसके बराबर आएगी। और मान लो इसकी फॉर्मेशन पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई तो ओवरऑल वैल्यू देख के ये थोड़ी कहोगे कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या करें, हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें। अगर मैं इसको कर दूं 10/10 तो आंसर आएगा 1, इसको मैं कर दूं 12/50 तो आंसर आएगा 1 से बहुत ज्यादा छोटा। उस वैल्यू को देखकर पता चलेगा कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना इसलिए जरूरी है, उससे आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो दो न्यूक्लियाई की। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये इसके बेसिस पे अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पर पहले हम देखें कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपली होता है मास डिफेक्ट डेल्टा एम डिवाइडेड बाय मास नंबर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको पूरी कहानी यहां पे जो लिखी हुई है मैंने समझा दिया है। स्लाइड्स में सब कुछ लिख देता हूं क्योंकि मैं आपको स्लाइड्स का पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि जब आप स्लाइड से भी पढ़ें तो आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो हमने क्या किया, सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी निकाली, बाइंडिंग एनर्जी सबकी निकाली, तो हमने एक प्लॉट ग्राफ बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच का। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आपके एग्जाम में आएगा, बहुत बार आ चुका है और आपने इसको बिल्कुल एज इट इज रटना है, बिल्कुल एज इट इज जैसे यहां पे दिया हुआ। ठीक है, ये बॉक्सेस बनाना, ये वैल्यूज सारी बिल्कुल यही होनी चाहिए जहां पे मार्क करी हुई है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का हमने प्लॉट बनाया, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा है ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इनमें सबसे ऊपर आयरन है, तो आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इधर से भी नीचे बाइंडिंग एनर्जी जा रही है, इधर से भी बाइंडिंग एनर्जी नीचे जा रही है, इधर से हालांकि उतनी नीचे नहीं जा रही, इधर से ज्यादा नीचे जा रही है। तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो शेप आई है इसकी ये क्यों आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कम स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। हीलियम बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द नेबरिंग न्यूक्लियाई। लिथियम थोड़ा कम स्टेबल है, कार्बन बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर नाइट्रोजन कम है, ऑक्सीजन 16 बहुत ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन 18 कम, सल्फर ज्यादा स्टेबल है, आयरन और ज्यादा स्टेबल है। फिर स्टेबिलिटी घट रही है लेकिन उतनी जल्दी नहीं घट रही है जितनी इस तरफ घट रही थी। तो ठीक है, या फिर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी यहाँ पे अचानक बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसका सिंपल सा रीजन है बच्चों यहाँ पे एनर्जी का अचानक बढ़ना, वो ये कि जैसे जैसे अब ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये वाले इनका साइज है छोटा, एक न्यूक्लियन, 2 न्यूक्लियन, 4 न्यूक्लियन, छोटा साइज है। तो जैसे जैसे नए न्यूक्लियन ऐड होते जा रहे हैं, नए न्यूक्लियंस के ऐड होने से क्या हो रहा है कि और ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही है ना। नया न्यूक्लियन ऐड हुआ तो और ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ी, एक और ऐड हुआ और न्यूक्लियर फोर्स, एक और ऐड हुआ और न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जब साइज बड़ा हो जाता है, साइज जब इतना बड़ा हो गया तो जब यहां पर एक न्यूक्लियन ऐड होगा दूरी पे, तो यार न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा सैचुरेशन इफेक्ट। तो जो बीच में यहाँ न्यूक्लियन है इसका उससे कोई इंफ्लुएंस ही नहीं है, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक न्यूक्लियन है यहाँ पे जो अपने सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियंस को ही अफेक्ट कर सकता है, तो दूर न्यूक्लियंस जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं उससे स्टेबिलिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो जरा पढ़ लें हम इसके बारे में। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाई ऑन और नियर अ स्मूथ कर्व। ये जो 3 पीक्स आई थी इनको छोड़ के ऑलमोस्ट, शुरू वाले 1-2 को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक H1, H2, H3. In the mass number 2 to 20, there is a well-defined maxima and minima on the curve. The maxima occur at helium, carbon, oxygen, indicating the higher stability of these nuclei than the neighboring.
द मिनिमा कॉरेस्पॉन्ड टू द लोअर स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम, बोरोन एंड नाइट्रोजन। अच्छा, 30 से 70 तक जो बाइंडिंग एनर्जी की जो कंसिस्टेंसी है वो समझा दिया मैंने। दैट इज बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। The curve has a maximum close to value 8.5 mega electron volt per nucleon in the mass number range from 40 to 120। ठीक है, एक ब्रॉड मैक्सिमा है 40 से 120 तक। चालीस से 120 तक एक ब्रॉड मैक्सिमा, मतलब बड़ा सा मैक्सिमा। ये 40 है और यहां पर आपका 120 है। ये लगभग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां तक जो बाइंडिंग एनर्जीज है इन एलिमेंट्स की, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन न्यूक्लियस। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये आयरन की बाइंडिंग एनर्जी है, इसको याद रखना। एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर द बाइंडिंग एनर्जी शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, एंड ड्रॉप्स टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम 238। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर है 56, 56 से 238 तक बाइंडिंग एनर्जी में सिर्फ कितना डिफरेंस आया, 8.8 से 7.6। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मेनली ऐड होते जाते हैं, उसका साइज बढ़ता जाता है। अब इतने बड़े साइज में न्यूक्लियर फोर्स तो एक्ट नहीं करती, लेकिन कूलम्बिक फोर्स एक्ट करने लगती है, क्योंकि जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो कूलम्बिक फोर्स एक्ट करती है। कूलम्बिक फोर्स रिपल्सिव होती है, इसलिए हायर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो अनस्टेबल होते जाते हैं और रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को बाहर फेंकते हैं, पुक 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 पुक, ताकि उनकी एनर्जी और मास नंबर कम हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझनी है रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमको पता चल रही हैं इस कर्व से। वन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजन एंड द अदर वन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चों, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। न्यूक्लियर फिजन मतलब जब एक हैवी न्यूक्लियस हल्के न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। तो इस कर्व से पता क्या पता लग रहा है, अभी मैं समझा देता हूं आपको। इस कर्व से पता लग रहा है कि न्यूक्लियर फिजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फिजन में एनर्जी कम रिलीज होती है, फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। कैसे? मान लेते हैं एक यहां पर कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियाई जो दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। मान लो यहां पर वो लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला टूट गया, फ्यूजन हो गया और ये दोनों हमको मिले। मान लो 200 के आसपास का कोई ब्रेक हुआ तो 100 के आसपास के अपने को दो मिलेंगे। तो इसकी और इसकी एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो जो दो न्यूक्लियाई बनेंगे वो इससे थोड़े से ही ज्यादा स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है ना, चाहे थोड़े से ही ज्यादा स्टेबल हो, पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी सिस्टम बाहर फेंकेगा, लेकिन थोड़ी सी बाहर फेंकेगा, क्योंकि एनर्जी में देखो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी एनर्जी इतनी थी, इनकी एनर्जी इतनी है, इतना सा डिफरेंस आया, तो ये एनर्जी उसने बाहर फेंकी। तो मतलब फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन थोड़ी सी हुई। अब बात करते हैं फ्यूजन की। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई यहां पे और यहां पे ये मिलेंगे तो एक थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ही हैवी बनने पे आप देख रहे हो कितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ गया। जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स मिले और हीलियम बना, तो देखो इतना डिफरेंस आ जाएगा एनर्जी का। तो जो फ्यूजन हो रहा है, यानी जब जुड़ रहे हैं लाइटर न्यूक्लियाई और थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस बन रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू फिजन, और होगी दोनों में। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लो, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन देखो, हमको बोला है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस। कैल्शियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। कैल्शियम न्यूक्लियस का एग्जैक्ट मास दिया हुआ है एएमयू में, न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट मास दिया हुआ है, प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास दिया हुआ है। सबसे पहले तो अब देखो, ये जो कैल्शियम न्यूक्लियस है 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आप इनका इनिशियल मास निकालो कि न्यूक्लियस के बनने से पहले टोटल मास कितना था।
तो मास ऑफ 20 प्रोटॉन्स 20 इंटू दिस 20.1565, मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन्स 20 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन दिस 20.1733 AMU। टोटल मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इन दोनों का सम, तो टोटल मास बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इन दोनों का सम जो कि आया ये, और कैल्शियम का मास दे रखा 39.962589। तो मास डिफेक्ट कितना हो गया, पहले इतना था, कैल्शियम न्यूक्लियस बनने के बाद इतना मास है, दिस माइनस दिस, तो मास डिफेक्ट हो गया इतना। और मैंने कहा था इस वैल्यू को डायरेक्टली 931.5 होता है एग्जैक्ट, लेकिन आप 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। तो जो 931 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है that is 341.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए आपको इसे डिवाइड करना होगा कैल्शियम के मास नंबर से विच इज 40, जो कि डिवाइड करके आ गया 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना बच्चों, इसको क्यू वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यू वैल्यू। तो ये भी याद रखना कि अगर आपको किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू निकालने को बोला हो तो आपको सिंपली सारे न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स का मास ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट्स का ऐड करना है, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स वाले को घटा के 931 से माइनस कर देना है, 931 से मल्टीप्लाई कर देना है, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी या फिर क्यू वैल्यू होगी। ठीक है। न्यूक्लियर फिजन। अब फिजन का मतलब क्या है कि एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होना। तो अब न्यूक्लियर फिजन को हम यहां पे अच्छे से पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई accompanied by release of energy। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, कि न्यूक्लियस को कुछ करो तो सही, तभी तो वो 2 में ब्रेक होगा, अपने आप पड़े पड़े कैसे हो जाएगा। तो ज्यादातर इनिशिएशन कैसे होती है कि जैसे एक हैवी न्यूक्लियस पड़ा है और अगर उसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके घुस गया तो भाई न्यूक्लियस के अंदर खलबली मच जाएगी। जैसे यूरेनियम का जो फिजन है वो इसी तरीके से होता है। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस पड़ा है, उसमें एक न्यूट्रॉन आके घुस गया तो एकदम खलबली मच गई, और खलबली मच गई तो फुड़ुक करके वो न्यूक्लियस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। कुछ पॉसिबल रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन ने हिट किया आके, फिर ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट में बदल गया और बेरियम और क्रिप्टन के 2 न्यूक्लियाई में अल्टीमेटली स्प्लिट हो गया। और साथ में हमें यहाँ पर क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। यही रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, और यही रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक, आपको इन रिएक्शंस को डायरेक्ट लर्न करना है, उससे ज्यादा डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है। द फ्रैगमेंट प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट करेंगे ताकि अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करें। तो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं और अल्टीमेटली एक स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्यू वैल्यू बोला जाता है। यूरेनियम की जो क्यू वैल्यू है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। फॉर एग्जांपल ये किस तरीके से निकाली जाती है, जैसे एक एटॉमिक मास है एक न्यूक्लियाई का 240, मतलब मास नंबर है 240, और वो 120 के 2 न्यूक्लियॉन्स में फ्यूज हो गया। अब 240 वाले की जो एनर्जी है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियॉन, और जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो डिफरेंस आया वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, लेकिन अगर आप इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी एक न्यूक्लियॉन अगर स्प्लिट होगा 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है? ये एनर्जी एमिट होती है द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन द फिजन इवेंट फर्स्ट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होती है? ये जो इसके प्रोडक्ट्स निकले हैं ये ऐसे निकल गए, ऐसे पड़े थोड़ी रह गए, ये निकल गए फुड़ुम फैल गए हर तरफ। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, इस फॉर्म में ये एनर्जी अपीयर होती है, और उसके बाद ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। ठीक,
न्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए जैसा कि मैंने बताया बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए स्टार्स में ये पॉसिबल है, अर्थ पे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो सन्स और स्टार्स के बीच में के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस है, उनमें से कुछ पॉसिबल रिएक्शंस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको अपने को समझ लेना है। यहां पर दो हाइड्रोजन के नॉर्मल आइसोटोप्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और उनके बीच में मतलब एक रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि बन रहा है। ये हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है, ड्यूट्रियम, साथ में पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है वो बन रहा है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल बन रहा है और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस रिएक्शन, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन करके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको मैंने गलती से यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है पर ये हीलियम है, और एक न्यूट्रॉन एमिट होता है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और ये उसके अलावा एक ये पाथवे भी पॉसिबल है, ठीक है। सन्स, अब सन की डिटेल में बात करते हैं। सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सन के अंदर का जो टेम्परेचर है, स्टार्स के अंदर का जो टेम्परेचर है सन का अगर हम लोग ले तो वो इतना है, ये 1 2 3 4 5 6 1.5 इंटू 10 की पावर 7 केल्विन है, यानी 1.5 करोड़ केल्विन के आसपास इसके अंदर का टेम्परेचर है। बट इतना टेम्परेचर इनफ नहीं है फ्यूजन के लिए। इसका मतलब है, लेकिन सन के अंदर फ्यूजन तो हो ही रहा है ना, इसका मतलब है कि सन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और वो ज्यादा एनर्जी कहां से आई? वो ज्यादा एनर्जी आई है जो ये अपने मास को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है और उस वजह से इनमें फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। सन के अंदर का अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो अभी जो पीछे हमने रिएक्शन लिखा ये रहा, फिर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं, गामा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एनर्जी होती है। फिर एक हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम का एक न्यूक्लियाई बना रहा है, हीलियम का न्यूक्लियस बना रहा है, इतनी एनर्जी इमिट हो रही है, साथ में गामा पार्टिकल हो रहा है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप लर्न कर लो इन रिएक्शंस को। किसी भी तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत कम चांस है, बहुत ही ज्यादा कम चांस है इस पार्ट से क्वेश्चन आने का। दो हीलियम न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और ये जो मेन वाला हीलियम है वो बनाते हैं, साथ में दो प्रोटॉन्स, ये जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं वो भी एमिट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये दो चाहिए, यानी कि ये फोर्थ वाला रिएक्शन तभी होगा ना अगर ये तीन रिएक्शन जो है वो होंगे, है ना, और तीसरा वाला 2 बार होगा। तो अगर आप इन सबको कंबाइन कर दो, इन सबको कंबाइन करो तो आपको टोटल ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में मिलते हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा पार्टिकल और इतनी एनर्जी एमिट होती है। इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ के एनसीईआरटी का। देखो मैंने बोला एनसीईआरटी पूरी कवर करूंगा, तो इसलिए जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी में उनको भी मैं लिख लाया हूं ताकि एक बार डिस्कस कर ले। बहुत ही इजी सी बात है। एज स्टार्स हाइड्रोजन कोर डिप्लीट्स इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीलियम। स्टार के अंदर हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। द कोर बिगिंस टू कूल एंड कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। कोर जो है वो ठंडा होने लगता है और अपनी ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स करने लगता है। कोलैप्स करते करते उसका टेम्परेचर अराउंड 100 मिलियन केल्विन हो जाता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हीलियम जो है वो फ्यूज करने लगता है और कार्बन बनने लगता है। कॉन्टिन्यूड फ्यूजन कैन क्रिएट प्रोग्रेसिवली हैवी एलिमेंट्स। और फिर जो हीलियम फ्यूज करेगा, थोड़ा हैवी एलिमेंट बनेगा, वो फ्यूज करेंगे और हैवी एलिमेंट बनेगा, वो फ्यूज करेंगे और हैवी एलिमेंट बनेगा। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग वेरियस एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट एज अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स एज है सन की, और बची हुई एज भी अनदर 5 बिलियन ईयर्स है। क्या होगा जब हाइड्रोजन की बर्निंग खत्म हो जाएगी, सन ठंडा हो जाएगा और कोलैप्स करना शुरू होगा। कोलैप्स करने से उसके कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका आउटर एनवेलप फैलना शुरू होगा और आउटर एनवेलप जब फैलेगा तो वो एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का गोला बन जाएगा जिसको रेड जाइंट फेस बोला जाएगा सन का। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार्स के अंदर। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब हीट की हेल्प से फ्यूजन होता है उसको थर्मोन्यूक्लियर
फ्यूजन बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्टार्स के अंदर जब फ्यूजन की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो पा रही है, तो क्यों ना हम फ्यूजन अर्थ पे भी करवाना शुरू करें, तो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट अर्थ पे फ्यूजन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्यूजन स्टार्ट ही जब होगा जब इतना 100 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर होगा। इतना टेम्परेचर लाओगे कहां से? एट दीज हाई टेम्परेचर द फ्यूल बिकम्स प्लाज्मा। इतने हाई टेम्परेचर पे मैटर क्या बन जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा मतलब जिसमें सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लाज्मा को कंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मटेरियल कहां से लाओ, कंटेनर कहां से लाओगे जो इतने हाई टेम्परेचर पे चीजों को रख सके। वेरियस कन्फाइनमेंट स्ट्रेटेजीज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो कंट्रीज लगी हुई हैं कि किस तरीके से हम अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हैं। कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया आर डेवलपिंग कंट्रोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजीज। If successful, fusion reactors could provide a nearly unlimited power source. Fusion energy is seen as a clean and sustainable option. That's it. तो ये लास्ट का पार्ट जो था न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन वाला, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, मतलब ना के बराबर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इससे पहले वाला बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स वगैरह वाला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से उसको कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी